वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एनालिसिस क्वेश्चंस टाइप के है। इससे बाहर कहीं का नहीं पूछा जाएगा। आप ये 45 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके रखेंगे तो इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो की समस्या समाधान के अनुसार सही क्रम है? यानी कि पोलियो ने अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस बताए थे, 4 स्टेजेस थे, तो उसमें सही क्रम कौन सा है? आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, यानी समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करना, यानी कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट ऑफ अ प्लान और लुक बैक। मतलब कि पहले समस्या को समझना, फिर योजना तैयार करना, फिर योजना को फिर उस पर लागू करना, फिर एनालिसिस भी है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट स्टेज वो होता है। फिर आते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि मूर्ति, कॉन्स्टेंट इज द नेचर। तो मतलब कि ये गणित का है, मतलब मैथ्स पेडोलॉजी का है, जो कि मैथ्स पेडोलॉजी से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप ये 45 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 7 डेज के अंदर तक इससे क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो ऑलमोस्ट 10 या 15 तो पूछ ही लेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपके लिए तैयार किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ने के बाद शिक्षक के निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 देते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हैं हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाएं। क्या आपका उत्तर अनन्य है? तो उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आप अपना प्रश्न या टॉपिक चूज करें। आंसर, यह एक खुले सिरों वाला प्रश्न है और छात्र आपस में एक दूसरे के उत्तर का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह एक बंद सिरे वाला क्वेश्चन है का उदाहरण है। गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उत्तर है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि जो आपका मैथ्स होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें ओपन एंडेड में एक ही क्वेश्चंस के कई सारे आंसर हो सकते हैं या दिए जा सकते हैं, या उसका करने का मेथड अलग अलग होता है। कि मैथ्स में तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसके बेस पे कोई किसी और तरीके से बता रहा है, कोई किसी और तरीके से बता रहा है। और एंडेड क्वेश्चन में जैसे कि कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि MCQ हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सही नहीं तो गलत। तो ये ओपन एंडेड होगा, मतलब पहला वाला आंसर सही होगा, क्योंकि हमारा जो मैथ्स होता है वो ओपन एंडेड होते हैं कि एक ही क्वेश्चंस के कई सारे तरीके से किया जा सकता है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कक्षा 1 में गणित की छात्र अध्यापिका सुनिश्चित सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए हैं। तो भिन्न आकार और रंग वाले सपिया, कंकड़, पत्थर, टोकन, प्रतीक को वर्गीकृत करना फर्स्ट है। सेकंड है, भिन्न छोड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार बंडल गड्ढे में व्यवस्थित करना है। लड़कियों, पंखे, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश में एकत्रित करना, उनके समूह में बांधना। मोतियों को आगे से पिरोकर गणना के लिए माला बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है? अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे संख्या, गणना, परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है NCF के अकॉर्डिंग, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीय सूचक की सूचना है? गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के लिए द्वारा है। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग करना, उत्तर जांच करना, कुंजी में करना, आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के बाहर का अनुमान लगाना और उत्तरों का सहपाठी तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, और शिक्षक द्वारा किए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग का क्रियाकलाप करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या कि आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में भार का अनुमान लगाना और
उत्तरों का सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। तो आप ये NCF NP मतलब नेशनल वाला जो अभी न्यू शिक्षा नीति लागू हुई है, RET और NP, तो ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निपुण हो गया, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से NCF से 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़ा और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तुलाकार हो गया है। इसका अर्थ है कि पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों को काट छाट की गई जिसके कि नए विषयों पर समावेश किया जा सके, यानी कि इसका आंसर डी इज़ द करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फटाफट सारे क्वेश्चंस एक बार क्विकली फटाफट करते हैं। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवध सारणी मानचित्रों कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? देखते कौन सा सही है। यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उपधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। यह अवधारणाओं की सभी उप अवधारणाओं के लिए एक रेखीय व्यवस्था है। इसका उपयोग नैतिकता उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में होने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए यह गणित की प्रवृत्ति के बारे में सही जानकारी देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, यानी ACD ये तीनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम ऐसे हिंदी में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मिलाने के लिए है। तो रचनात्मक काल किससे रिलेटेड है? ज्ञान ज्ञात करना, समय अवधि में विश्लेषित करना। फिर शिक्षक का होगा केंद्रीय शिक्षा का, ये ऐसे करके इसका फर्स्ट वाला आंसर इज द करेक्ट। आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की प्रयुक्त विधि है? तो ऑप्शन ए, एक परीक्षा जो तिथियों और सूत्रों को स्मरण करते हुए आधारित है। इसका फर्स्ट आंसर ही इज द करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है डिंस ब्लॉक। प्लेस वैल्यू पढ़ानी है तो कौन कौन से सम्मिलित होगा? डिंस ब्लॉक, माचिस की तीली का बंडल, बनावटी प्रचलित नोट, मुद्रा, एक गिनतारा। तो डिंस ब्लॉक यानी कि फर्स्ट एंड सी। तो फर्स्ट एंड सी किस में है? बी इज द करेक्ट आंसर्स। बी, ए और बी, माचिस की तीलियों का बंडल। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। बच्चों का गणितीय अवधारणाओं व पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत समाकलित है। यह योगात्मक आकलन में सहयोग करता है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट। गणितीय अवधारणाओं की प्रवृत्ति श्रेणीबद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 7 का योग 13 है। तो एक डैश का उदाहरण है परिभाषा, साध्य, प्रतिक्रिया, मुक्त वाक्य संयोजन और समुदाय बोध। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इज प्रपोर्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अभिसारी चिंतन प्रक्रिया के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है? तो देखते हैं। ज्ञान बोध, अवधारणा, अनुप्रयोग, अर्थबोध। फिर सेकंड है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो आगे नहीं बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये हाई स्टेज के लिए होता है और फर्स्ट स्टेज के लिए यानी कि लोअर स्टेज के लिए ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन नहीं। ज्ञान होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा और एक और है वो लोअर में आता है, ये हायर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। 76 मल्टीप्लिकेशन 32
को हल करने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। 76 × 32। तो विद्यार्थी ने ऐसे सॉल्व किया है, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देखते इसका आंसर क्या है। ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो मिल ही जाएंगे। उपयुक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अवधि अनौपचारिक तकनीकी को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणा ज्ञान नहीं है, विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों को समझ को दर्शाती है, प्रतिबिंब करती है, और लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थियों को 0 अंक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि बच्चा ने बहुत हद तक इसमें कुछ नियम लागू करके अच्छे से किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें बच्चा ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बच्चा गलत सॉल्व किया रहेगा, तो फिर उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस रहेंगे, फिर बताएगा कैसा एरर है, तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच करना। जियो बोर्ड एक तरीके से उसमें रबड़ को जो बच्चे पिन जैसा निकला होता है और उसमें रबड़ के माध्यम से आप ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री वाला पार्ट्स पढ़ा सकते हैं। जैसे उसमें सर्कल नहीं, आप त्रिभुज बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। तो ये जियो बोर्ड है। तो ये 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपके 45 पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस रहेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।